हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए हर्ष गुप्ता। और मुझे लगता है कि आप मेरी एफआर वाली वीडियो या मुझे लिंक्डइन पर देख कर आए होंगे। आज हम बात करेंगे एएफएम की डिटेल्ड स्ट्रैटेजी के बारे में, जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज करी थी अपनी स्टडी लीव्स के टाइम पर। तो देखो, अब जैसे सबके साथ होता है, आपको शायद कुछ भी याद नहीं होगा आपने एएफएम में क्या पढ़ा है। पर घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सीए फाइनल का सबसे ज्यादा इजी और मोस्ट स्कोरिंग पेपर अगर अगर कोई होने वाला है तो वो एएफएम का है। हाँ, अगर आपकी तैयारी पूरी है ना, तो फिर पेपर भले ही कितना ही डिफिकल्ट क्यों ना आ जाए, आप उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। अब बात करते हैं कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी। देखो, एएफएम के लिए मैं आपको बोलूंगा कि यू हैव टू स्टिक टू अजय अग्रवाल सर, जो AIR 1 के बैनर पे, मतलब जिनका खुद का AIR 1 क्लासेस है। मैंने मान लिया आपको उनका टीचिंग स्टाइल नहीं पसंद आएगा, जिस तरह से वो क्रिप करते रहते हैं अबाउट अदर टीचर्स, कचरा है कचरा है। बट टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू स्टिक विद इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आएगा कि यार इनटॉलरेंट सा हो रहा है माहौल, लेकिन आपको थोड़ा सा टॉलरेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो उनके नोट्स हैं ना, जब आप उनको पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि यार ये सच में इस तरह से डिजाइन करे गए हैं जैसे एक बच्चा बहुत अच्छे से रिवाइज करने के बाद खुद के लिए क्रिस्प नोट्स बना रहा हो, जिसमें कुछ छूट ना जाए। तो जो उनके नोट्स हैं, बड़े ही प्यारे नोट्स हैं, बड़े ही एग्जॉस्टिव नोट्स हैं, और जो उनके क्वेश्चन बैंक है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या सभी कवर करके चलता है। तो मैंने सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट नोट्स रेफर करे थे, और किसी थर्ड पार्टी पे मैंने रिलाई नहीं करा। मैंने क्लासेस ली थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा रेनाउंड फैकल्टी, जिनकी वो सबसे ज़्यादा बेइज्जती कर चुके हैं उनके भाई, उनसे। सो क्लासेस में हुआ ये कि यार वहाँ पर ना मेन क्वेश्चन से ज़्यादा उन्होंने एम्बिगुअस क्वेश्चंस डाल रखे थे। मतलब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करा हुआ था, टू बी ऑनेस्ट। he might be a diggaj, but if someone is not able to provide clarity about how to appear or how to, clear this exam with maximum marks, so I don't think वो दिग्गजनेस कहीं पर काम आने वाली है। और यही खास बनाता है जो इनके नोट्स हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर आपको सब चीज़ें देखने को मिलेंगी, इन डिटेल देखने को मिलेंगी, और एक कंसाइज वे में देखने को मिलेंगी। मैंने जब स्टार्ट करा था, मैंने एक रिविजन ऑर्डर फॉलो करा था भाविक चौकसी सर का। उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है, भाविक चौकसी सर ही हैं जो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। आई डोंट नो उनका नाम मैं सही ले रहा हूँ या नहीं। उन्होंने ना रिविजन ऑर्डर बताया हुआ है, तो मैं हमेशा जब भी रिवाइज करता था तो उसी रिविजन ऑर्डर में करता था। उससे होता क्या है कि जब भी हम रिविजन करने बैठते हैं ना, तो हो सकता है चीजें लिंक करती हूँ आगे आने वाले चैप्टर्स के पीछे चैप्टर्स से। तो वो होता चला जाता है जल्दी से, इससे थोड़ी सी एफिशिएंसी आती है। और अगर आप एएफएम का फर्स्ट टाइम रिविजन कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एएफएम का फर्स्ट टाइम रिविजन आपका 8 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लगभग 8-9 दिन में आपका फर्स्ट रिविजन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अगेन आपको सारी चीजें, सारा मतलब आप रिवीजन वीडियो स्टार्ट करो यूट्यूब पे, जो अजय अग्रवाल सर के अवेलेबल है, आप उनको देखो। इसके अलावा आप उनके साथ साथ कॉन्सेप्ट नोट्स का रिवाइज करो, और उसके बाद क्वेश्चंस अपेयर करो। फिर जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है वो आप मार्क करके चलो। अब साथ में आपको ड्यूरिंग रिविजन क्या करना है, आपको स्टिकी नोट की गेम बनानी है। स्टिकी नोट की गेम आप सेकंड रिविजन से बनाने लगोगे, फर्स्ट रिविजन से आपकी बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। वो मैं बताता हूँ कैसे। आपने फर्स्ट रिविजन करा, आपने एग्जॉस्टिवली अच्छे से सब कुछ पढ़ा, और फॉरेक्स भी छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले 1-2 अटेम्प्ट से तो ज्यादा नहीं पूछा जा रहा, लेकिन जिस दिन पूछ लिया गया तो 20-25 मार्क्स का भी पूछ लेगा ICAI, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरेक्स को आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब आप उनके नोट्स को पढ़ोगे तो यू विल रियलाइज कि सारी चीजें समझ में आ रही है। जो पर्टिकुलर कुछ कुछ चीजें समझ में ना आए, वो बाय द टाइम थर्ड और फोर्थ रिविजन आपको समझ में आ जाएगी। ये तो रही बात कि फर्स्ट रिविजन किस तरह से आपको करना है प्लान। अब सीक्वेंस भी मैंने आपको बता दिया कैसे प्लान करना है, सारे क्वेश्चंस करके चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड रिविजन या थर्ड रिविजन कितने कितने दिन का होने वाला है। तो देखो, सेकंड रिविजन आपका लगभग 5-6 दिन का होगा। थर्ड रिविजन आपका 4-5 दिन का होगा, और फोर्थ रिविजन आपका 3-4 दिन का होगा। 3 से 4 रिविजन आपको करके चलना है, और 3 से 4 मौके आपको देकर चलना है। RTP आपको देने हैं, जो भी आपके एग्जाम के रिसेंट मोस्ट रिसेंट 2 RTP है वो आप दो। इसके अलावा जो आपके मॉक टेस्ट पेपर है वो आप दो, कम से कम 3 से 4। वो आप जब दोगे, लिख के दोगे, पूरा पूरा अपना असेसमेंट आपको करना है, किस तरह से अपेयर करना है मॉक टेस्ट पेपर्स को। उसके लिए एक डिफरेंट वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वो आप देख लेना। क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स का मैंने क्यूमुलेटिव एग्जॉस्टिव MTP के अराउंड वीडियो बनाया हुआ है। उसके अलावा आपको असेस करके चलना है कि ओके, फर्स्ट MTP में देखो, जो एफ AFM है ना, इसके MTP में हो सकता है आप स्टार्टिंग में ही 80 मार जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कि यार इसमें तो मेरे 80 आ ही रहे हैं, ऐसे छोड़ देता हूँ नहीं। सिंस ये स्कोरिंग पेपर है, यही आपकी डिसाइड करेगा रैंक आती है या पास होते हो या नहीं होते हो, एग्रीगेट बनता है नहीं बनता है। तो इस पे ऐसा नहीं है कि ईजी है तो इस पे ध्यान नहीं देना, इस पे ज्यादा ध्यान देना है,
ताकि कुछ भी ऊंच नीच अगर होती है, जैसे हमारे अटेम्प्ट में मुझे याद है कि एएफएम का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया था सिंस लास्ट जैन 2020। सो जैन 2020 के बाद हमारे अटेम्प्ट वाला था जो मोस्ट डिफिकल्ट कहा गया था। अब उसमें भी आई वॉज एबल टू स्कोर 84 मार्क्स, एमसीक्यू में आई गॉट 28। सो वो एक माइंडसेट जब आप डेवलप कर लेते हो ना कि अगर पेपर डिफिकल्ट है तो वो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि सेम थिंग हैपन विद मी इन इंटरमीडिएट एग्जाम्स एज वेल। जब मैं डायरेक्ट टेक्स्ट का पेपर लिख रहा था, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी थी, लेकिन पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया था। विजेंद्र सर ने अलग से इसके अराउंड वीडियो भी बनाया था कि ओके हमारे अटेम्प्ट में आया था एक ऐसा पेपर और एक आज आया है कुछ 4-6 साल के बाद। और मुझे अच्छा लगा, लेकिन उस टाइम में मैं फंबल कर गया था। बट जब रिजल्ट आए तो आई स्कोर्ड 70 या 71 इन टैक्सेशन बैक देन इन इंटरमीडिएट। तो मुझे ना वहां से कॉन्फिडेंस था एएफएम के पेपर या एएफएम जैसे जो भी डिफिकल्ट पेपर आने वाले थे, मैं पहले से प्रिपेयर्ड था कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता भी है और मेरी तैयारी अच्छी है, क्योंकि मैंने 3-4 रिविजन्स कर रखे हैं, मैंने हर एक चीज को अच्छे से करा है, तो मुझे दिक्कत अगर आ रही है तो पूरे इंडिया को दिक्कत आ रही है। और अगर उस दिक्कत में आप अपने लिए कंफर्ट ढूंढ लोगे ना, अपने लिए कंफर्टेबल क्वेश्चंस ढूंढ के कर दोगे ना, तो आपको पास होने से, आपकी रैंक आने से कोई नहीं रोक सकता। सो सारी गेम माइंडसेट की होने वाली है। अब एक रिविजन आपने कर लिया, 2 रिविजन, 3 रिविजन, 4 रिविजन कर लिया। अब स्टिकी नोट की गेम बता देता हूँ। तो स्टिकी नोट्स की गेम होने वाली है, बड़ी प्यारी होने वाली है। उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपको कंफ्यूज करते हैं ना टॉपिक्स, एएफएम में होता है कई बार हमें ना कुछ-कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग लगती है कि यार ये आरओई, आरओआई, ये पीई, ईपीएस, कु कुछ-कुछ चीज़ें ना बच्चों को कंफ्यूजिंग लगती हैं। हो सकता है हेजिंग में, हो सकता है फॉरवर्ड या फ्यूचर्स में। तो आपको क्या करना है उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए, क्योंकि फ्यूचर्स फॉरेक्स में आपको अलग लगेगा थोड़ा, और इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स है उसमें थोड़ा सा अलग लग सकता है। सो आपको इसके लिए क्या तो सिंगल पेजर एक बनाना है, सिंगल पेजर भी बनाना है, और स्टिकी नोट्स ना साथ साथ ऐसे पर्टिकुलर पोर्शंस पे लगाते चले जाओ जहाँ जहाँ पे आपको कंफ्यूजन लगती है, जहाँ जहाँ पे आपको फॉर्मूला लंबा लगता है। सो आपको होगा क्या, जितने भी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं ना, वो आपकी एक जगह पे सॉर्टेड रहेंगी स्टिकी नोट्स के थ्रू। वो सॉर्टेड रहेंगी, और जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लगती हैं वो सॉर्टेड रहेंगी स्टिकी नोट्स के थ्रू। फिर आपको करना क्या है, पर्टिकुलरली जो बड़ी चीज़ें हैं उनका तो क्रक्स बना के चलना है उस सिंगल पेज पर। जो डिफिकल्ट लगती हैं चीज़ें या जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उनकी एक समरी आपको लिख लेनी है उस सिंगल पेज पे। होगा ये, जब भी आप एमटीपी देने बैठोगे या फाइनल पेपर भी देने बैठोगे, तो आप आधे 1 घंटे में वो जितने भी स्टिकी नोट वाला पोर्शन है ना वो अच्छे से रिवाइज कर जाओ। जब आप ये करते हो ना, तो देखो जो ईजी चीज़ें हैं वो तो आपके दिमाग में ऑलरेडी है, और जो डिफिकल्ट चीज़ है उसको आपने ईज़ी बना लिया ये स्टिकी नोट वाली अप्रोच से। आप ये इसको फ़ॉलो करते हो तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मैं जस्ट अभी पढ़ के आया हूँ, और आपको सारी चीज़ों के अराउंड यही लगने वाला है कि ये तो मैं जस्ट अभी पढ़ के आया हूँ। क्योंकि जो ईज़ी लगता है वो हमें याद रहता है ईज़िली, जो डिफिकल्ट लगता है उसके आपने लास्ट में रिविज़न कर लिया। स्टिकी नोट्स इसलिए लगवाए ताकि आप बीच में उन जगहों पर स्टक ना हो जो ऑलरेडी ईज़ी है, वहाँ पर अपनी एफिशिएंसी लूज़ ना करो, वहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो। सो ये अप्रोच थी व्हिच आई फॉलोड। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ रिसोर्सेज का। सो रिसोर्सेज मुझे लगता है मैंने कुछ यूज करे थे एफएम के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस। अगर कुछ होते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका भी लिंक। और एक चीज और है जो मेरे दिमाग में आ रही थी विच आई एम मिसिंग आउट राइट नाउ। एमटीपी बता दिया, आरटीपी बता दिया, क्वेश्चन हैंडलिंग बता दिया। क्वेश्चन है ना, साथ में आप मार्क करके चलना जो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या ट्रिकी क्वेश्चन है ना, तो जैसे 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 रिविजन वीडियोस में बताएं कुछ ट्रिक्स अगर होती हैं, तो साथ साथ ना उसी क्वेश्चन में लिख लेना, या अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है तो उसी के साथ में लिख लेना। ऐसा नहीं हो कि हम उसके साथ में लिखते हैं तो रट्टाफिकेशन हो जाता है। देखो थोड़ा सा जरूरी भी है, सारी चीजें कंसेप्चुअल क्लैरिटी से नहीं क्लियर होने वाली, तो वो चीज करके चलना है। इसके अलावा एएफएम के लिए और क्या था, जस्ट अ मिनट मैं रिकॉल कर लेता हूँ, नहीं तो फिर इसको क्लोज कर दूंगा इस वीडियो को। हमने देख लिया कि अ, हाँ, थ्योरी का मैं भूल गया था। सो थ्योरी को देखो, थ्योरी अजय सर की कॉन्सेप्ट नोट्स में कम कवर्ड है। सो थ्योरी आप उनके नोट्स से तो कर ही लेना, या फिर उनके आप क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो कॉन्सेप्ट नोट्स को छोड़कर। और अगर कॉन्सेप्ट नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा है तो वो कर सकते हो। सो मैंने इस तरह से ही करा था, वैसे तो क्वेश्चन बैंक से मैं थ्योरी करता था, फिर जो कुछ एक्स्ट्रा बचता था कॉन्सेप्ट नोट्स में तो उसे पढ़ लेता था। लेकिन फिर मैंने रिविजन कुछ वीडियोस देखे थे उन्हीं दिग्गज सर के। सो वहाँ पर उन्होंने बताया था कि न्यू थ्योरी इंट्रोड्यूस करी आईसीएआई ने उनके मटेरियल में। सो मेरा ये था कि अगर पेपर डिफिकल्ट आ जाता है ना, तो मैंने देखा था कि उसमें 15 से 20 नंबर की थ्योरी पूछी जाती है। अगर 15 से 20 नंबर की थ्योरी आ गई, और वो अगर डिफिकल्ट थ्योरी, अगर वो थ्योरी है, पेपर डिफिकल्ट है, तो मुझे लगता है थ्योरी इजी आएगी। ये मेरा माइंडसेट था, मैंने ऐसे कुछ बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करी थी इसके अराउंड। सो मैं ये करके चल रहा था कि मैं अपने आप को हेज्ड रखना चाहता था कि अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट आ भी जाता है तो एटलीस्ट मेरी थ्योरी पे कमांड हो,
ताकि मैं वो 15 से 20 नंबर में से कुछ तो बना पाऊँ। और जो पेपर बहुत डिफिकल्ट भी आएगा उसमें भी कुछ ना कुछ तो मैं बना ही लूँगा। सो इस माइंडसेट के साथ आई प्रिपेयर्ड फॉर द थ्योरी, और थ्योरी मैं इकट्ठे नहीं पढ़ता था एएफएम की। जब भी मान लो मैं बोर हो रहा हूँ किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, ऑडिट का रिवीजन कर रहा हूँ, एफआर का रिवीजन कर रहा हूँ ड्यूरिंग द थर्ड और फोर्थ रिवीजन, तो उसके दौरान में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए मैंने स्टिकी नोट से लगा दिया था आईसीआई मैट में जो न्यू न्यू थ्योरी थ्योरी थी जो मुझे लगता था पूछी जा सकती है। सो उस पर स्टिकी नोट्स लगा दिए थे, और स्टिकी नोट्स के तरीके से ही मैं उसको खोलता था और अकॉर्डिंगली पढ़ के न्यू टॉपिक्स को मैं बंद कर देता था। और बहुत ईजी है टू मेमोराइज, आपको रट्टा नहीं लगाना है एएफएम की थ्योरी का, आपको समझ के चलना है। क्योंकि एएफएम में जो थ्योरी आती है बहुत ही ज़्यादा ईजी टू अंडरस्टैंड है, और रियल मार्केट के सिनेरियोस को देख ध्यान में रखकर ही बनाई गई है। मुझे लगता है कि इसमें हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं। कुछ भी छूट गया होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं मेक श्योर करूँगा, कमेंट सेक्शन में मेक श्योर करूँगा उसे डाल दूँ। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।